हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। सो फ्रेंड्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स देखे थे वहाँ पे हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट करी थी। ओके, नाउ अब स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, जिस पर पूरी की पूरी आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करेगी, वो होता है आपका द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इन शॉर्ट जीओसी। तो आज से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जीओसी के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। जब हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि क्या ज़रूरत थी कंपाउंड्स की स्टीरियो को स्टडी करने की, क्योंकि नेचर में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमको क्या फाइंड करना था फ्रेंड्स, एक कंपाउंड की अलग अलग फॉर्म्स होती है। ओके, अब कौन सी फॉर्म आपके लिए किस वे में हेल्पफुल है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होगी, ये सारी बातें क्या थी हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस करी थी। क्या उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, ये सब। ठीक है, नाउ अब उससे हम एक कदम आगे चलते। देखिए, एक आपका इंपॉर्टेंट पिलर होता है स्टीरियो, दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर होता है आपका जीओसी। ये दोनों पिलर ही आपकी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं। जब तक आपके दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, आप क्या है जो फर्दर ऑर्गेनिक की रीडिंग है या आपको अगर ऑर्गेनिक समझनी हो तो उसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, तो अब हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर हम जीओसी को समझना चाहते हैं तो एक बहुत छोटी सी बात है, एक जनरल बात है, मैंने एक बुक में पढ़ी थी। वहाँ पर क्या बोला था, देखिए जो यहाँ पर मैंने बात लिखी है, ये बात क्या लिखी है मैंने कि इफ़ साइंस इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूनिवर्स, then Lewis structures, the sticks, dots and letters are used to represent organic compounds are the vocabulary of organic chemistry. So friends, जो आपके लुइस स्ट्रक्चर है, जितने भी आप जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में स्पेशली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो वो सारे जो होते हैं आपके स्ट्रक्चर्स, वो क्या है आपके एक तरह से वोकेबलरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम करते हैं। And the reaction mechanisms are the stories that are told with that vocabulary. तो इन स्ट्रक्चर्स यानी वोकेबलरी की हेल्प से, देखिए क्या होता है, एक जनरल अगर हम फिलॉसफी देखते हैं या कोई भी जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उसकी वोकेबलरी होती है। जब तक आपको वोकेबलरी नहीं आएगी, आप क्या करेंगे, स्टोरीज़ को नहीं समझ सकते। सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही फंडा है कि जब तक आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पता नहीं होगा, जब तक आपको वोकेबलरी के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या उस स्टोरी को नहीं समझ सकते। सो इट इज़ नेसेसरी टू लर्न हाउ टू यूज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोकेबलरी प्रॉपरली इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट वंस आइडियाज़। सो अगर आपको अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडियाज़ एक्सचेंज करने हैं, एक दूसरे से किसी भी साइंटिस्ट से बात करनी है, तो आपको मस्ट है कि वोकेबलरी आनी चाहिए। या हम बात करें कि जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हमने वोकेबलरी बोला, उसकी आपको समझ अच्छे से होनी चाहिए। जब आप इन स्ट्रक्चर्स को समझना सीख जाएंगे, क्या हो रहे स्ट्रक्चर्स ये देखना सीख जाएंगे, तब आप क्या फाइंड करना सीख जाएंगे, आप फाइंड करना सीख जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारी की सारी ऑर्गेनिक में क्या रिएक्शंस ही रिएक्शंस भरी पड़ी है। ठीक है, एंड फॉर दिस पर्पज़ वी नीड टू स्टडी द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसी पर्पज़ के लिए, इसी वोकेबलरी को समझने के लिए, इसी बेसिक को समझने के लिए किसकी स्टडी करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, ये एक छोटी सी बात है जनरली। नाउ देखिए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए क्या बात है, जब हम जीओसी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन। जितने भी कंपाउंड्स है जो कार्बन से बनते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल नेचर का कंपाउंड होता है, तो हम उन्हीं को, उनकी कंप्लीट स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो एक कार्बन की छोटी सी डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए कार्बन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, नंबर 6 पर आता है, 1s2 2s2 2p2। इसका क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक्साइटेड जो ग्राउंड स्टेट में तो 2s2 2p2 है, एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p3 हो जाता है ये। इट मीन्स इसके पास क्या होते हैं, 4 अनफिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपनी वैलेंसी को क्या है, 4 तक एक्सपांड कर सकता है। तो कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4 वैलेंसी sp3 हाइब्रिडाइड स्टेट में। ओके, ये बात हुई कार्बन की। नाउ अगर हम आगे देखें तो वैसे तो हम क्या देखते हैं, कार्बन टेट्राहेड्रल वे में रहता है। ठीक है, जब भी बॉन्ड बनाएगा
तो यहाँ पर जो इसका जनरल हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, वो कौन सा होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन जनरल। इसके बाद अगर हम अदर हाइब्रिडाइजेशंस की बात करें कार्बन में, तो कौन कौन से मिलता है आपको, एक तो sp2 मिलता है एंड एक sp मिलता है। ठीक है, इसी बेस पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का भी क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। sp3 वाले हाइड्रोकार्बन्स आपके सब क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सारी क्या होती है आपकी, एल्कीन्स होती है। एल्कीन्स में क्या होती है, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन बिटवीन कार्बन और अदर एलिमेंट। ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं तीसरा हाइब्रिडेशन दैट इज sp, तो sp होते हैं आपके एल्काइंस हाइड्रोकार्बन विच हैव अ ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन और अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं आपके, एंड ये वाले क्या होते हैं आपके, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें जीओसी में आपको क्या क्या स्टडी करना होता है, तो देखिए जीओसी में हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, टाइप्स ऑफ रिएजेंट की, जो भी रिएजेंट आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एरोमेटिसिटी एंड टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ मेन टॉपिक रहेंगे जिसको आप क्या करेंगे, आने वाले जीओसी के लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के जो लेक्चर में हम मेनली हमारा फोकस रखेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट के लिए। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अभी देखिए, हमने पहले बात करी थी कि कार्बन मेनली 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स में रहता है। कौन कौन सी, sp3, sp2 एंड sp। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर आप जानते हैं तो बहुत ही जनरल सी बात है कि जो कार्बन होता है वो मेनली किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवैलेंट बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में जो दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों के क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं एंड बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज आपके पास एक ए है जिसका एक इलेक्ट्रॉन एंड एक एलिमेंट है बी जिसका एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन बिटवीन ए एंड बी, तो ये वाले बॉन्ड में ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो कार्बन जो है मेनली कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन कार्बन के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड कार्बन क्या करेगा, जो अदर एलिमेंट्स होंगे लाइक हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, उनके साथ भी क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नाउ अब देखिए, अगर हम आगे चलते हैं तो ये जो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ये 2 टाइप से बनाता है। जो कार्बन की बॉन्डिंग है, एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड एंड एक होता है आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, ये 2 टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड है जो क्या है, कार्बन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फॉर्म्ड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर आप बात करें sp3 में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है sp3 में, चारों के चारों क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। नाउ अगर हम बात करें इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो देखिए क्या होता है,
sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट में कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जैसे एल्कीन में। ठीक है, एल्कीन में जब हम देखते हैं तो एल्कीन में कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, sp2 है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होता है, एक बॉन्ड क्या होता है आपका पाई होता है। sp3 में सारे के सारे सिग्मा थे, sp2 में आते ही एक सिग्मा हुआ, एक पाई हो गया। एंड जब हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट की, तो sp3 में देखिए क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक तो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड एंड दो होते हैं पाई बॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, sp3 में देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सारे क्या होंगे आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे। sp2 में जाते ही एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। अरे sp में, ये sp3 नहीं, sp में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड, इतना समझ आ गया। अब देखिए ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं आपके, ये एक्चुअली में किस तरह से बनते हैं, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होने की वजह से बनते हैं। ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है फ्रेंड्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स के। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये ओवरलैपिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे आपने यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखे, डेट इज सिग्मा और पाई, इनका फॉर्मेशन किस तरह की ओवरलैपिंग्स होता है, अब हम उसको देखेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है वो भी टू टाइप से होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। देखिए कौन कौन सी। पहले जो ओवरलैपिंग होती है आपकी, वो होती है आपकी कोएक्सियल ओवरलैपिंग। एंड सेकेंड वाली जो होती है आपकी कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में बोल रहा हूँ, कोएक्सियल एंड कोलेटरल। देखिए कैसे, सपोज आपके ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक ये मार्कर एक ये मार्कर। ठीक है, कोएक्सियल कैसे होगा, दोनों आ गए आपके सेम एक्सिस पर एंड इस तरह से क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की एक्सिस सेम है, तो ये क्या करेंगे आपकी इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे एक ही एक्सिस पर आके। तो ये जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की एक कॉमन एक्सिस पर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, दूसरी क्या होती है, कोलेटरल। देखिए लेटरल पोजीशन क्या है, इस तरह से। अभी तो इस तरह से इस एक्सिस के क्या करें, दोनों परपेंडिकुलर चलेगा ये ऑर्बिटल्स। अब क्या हो रहा है, ये दोनों ऑर्बिटल्स ऊपर और नीचे इस तरह से क्या होंगे, टिल्ट होंगे एंड ओवरलैप करेंगे। आधा पार्ट इनका ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, आधा पार्ट नीचे से ओवरलैप कर रहा है। कोएक्सियल में तो पूरे के पूरे दोनों इस तरह से ओवरलैप कर रहे थे, यहाँ पर क्या आधे आधे ही ओवरलैपिंग कर पाएंगे। ओके, तो ये दो टाइप्स की ओवरलैपिंग है। मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ, देखिए कैसे। एक ये एंड दूसरा ऑर्बिटल ये हो गई आपकी कोएक्सियल। कोलेटरल को समझिए कैसे, ये एक्सिस है, ये वाली हुई आपकी कोलेटरल ओवरलैपिंग, यही मैंने आपको समझाया था। ओके, ये दोनों ओवरलैपिंग समझ आ गई। अब देखिए जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसका रिजल्ट होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। जितने भी आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जो भी आपका सिग्मा बॉन्ड होगा वो हमेशा कोएक्सियल ओवरलैपिंग से ही बनता है। सो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा होने वाला जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। ओके, एंड कोलेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होने वाला बॉन्ड हमेशा क्या होता है आपका पाई बॉन्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कोएक्सियल ओवरलैपिंग का रिजल्ट होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड, कोलेटरल ओवरलैपिंग का रिजल्ट होता है हमेशा पाई बॉन्ड। अब अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग आपको दिखेगी वो दिखेगी सिग्मा बॉन्ड की, बिल्कुल एक सीध में आके ओवरलैप कर रहे, मैक्सिमम इंटरेक्शन प्रेजेंट है एक्सिस पर दो ऑर्बिटल्स के बीच में। वहीं अगर आप कोलेटरल में कंपेयर करें तो बहुत कम इंटरेक्शन हो रहा है, बिकॉज एक्सिस एक तो एक्सिस पर नहीं है, दोनों पैरेलल है, दोनों को क्या है आप आने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, या इनमें जो ओवरलैपिंग होगी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, बहुत कम रीज़न है जो ओवरलैप करेगा। तो ये जो होती है आपकी वीक होती है कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो कोएक्सियल स्ट्रॉन्ग, कोलेटरल वीक, कोएक्सियल से बनने वाला सिग्मा, कोलेटरल से बनने वाला पाई। तो देखें आप, तो यहाँ पर अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड में आप अगर स्ट्रेंथ की बात करें या कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो बिना किसी डाउट के आप ये इजीली बता सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गनेस किससे ज़्यादा होती है, आपकी पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। समझ आ गया? तो फ्रेंड्स ये था आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ देखिए फ्रेंड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के अलावा कोवैलेंट बॉन्ड में हम देखिए एक और कंडीशन देखते हैं, दैट इज लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। अब देखिए ये क्या बात होती है, देखिए फ्रेंड्स जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं आपके वो बनते हैं आपके कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, जो ये टाइप की है। अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं आपको सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये जो बॉन्ड होते हैं आपके हमेशा एक तो एस ऑर्बिटल एंड जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय एस ऑर्बिटल्स, ओके, एंड जितने भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो सब क्या करेंगे, आपके सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। एंड जो पाई बॉन्ड होंगे वो जितने भी आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स या एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्ड वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, तो ये जो ओवरलैपिंग होती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच होती है। एंड अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है वो sp3 और s हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच की होती है। ठीक है, तो केवल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल ही ऐसा होता है जो किसका फॉर्मेशन करता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग का फॉर्मेशन करता है। एंड इसके अलावा जितने भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे वो sp हो sp2 हो, sp3 हो, sp3d हो, वो सब क्या करते हैं आपके कोएक्सियल या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जितने भी अगर इसमें मॉलिक्यूल में आपके एक्सियल ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जितने भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचते हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आपके किन का फॉर्मेशन करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं आपके पाई बॉन्ड्स का, जितने भी बचे हुए ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन के पास sp2 बनाने के बाद एक एम्प्टी p ऑर्बिटल रह जाता है दोनों कार्बन के पास, तो ये दोनों क्या करते हैं आपके कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होते हैं, दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ इसके बाद अब हम बात कर रहे थे हमारे लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की, तो ये हमेशा बात होती है आपके पाई बॉन्ड्स के लिए। पाई बॉन्ड्स ही ऐसे होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं लोकलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन की। देखिए लोकलाइजेशन क्या होता है, अगर आप देखें तो पाई बॉन्ड्स भी फॉर्म होता है आपके दो एटम्स के बीच में। ठीक है, दो एटम्स में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ दो न्यूक्लियाई या दो एटम्स के बीच में ही शेयर रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन का शेयर सिर्फ और सिर्फ दो न्यूक्लियाई या दो एटम्स के बीच में ही फिक्स है, तो उनको हम बोलते हैं लोकलाइज केमिकल बॉन्ड्स। एंड अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके दो से ज़्यादा न्यूक्लियाइज या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में शेयर रहते हैं, शेयर्ड हो, तब उनको हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड या डीलोकलाइज्ड
पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप बेंजीन का ले सकते हैं, जहाँ पर जो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो आपके जो 6 कार्बन्स होते हैं उनके बीच में क्या लेते हैं, डीलोकेलाइज्ड रहते हैं। किन्हीं भी आपको पता होगा बेंजीन में जो कार्बन कार्बन लेंथ होती है वो सब डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच की होती है, फिक्स डबल बॉन्ड नहीं होता है बेंजीन में, क्योंकि जो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन 6 कार्बन्स के बीच में डीलोकेलाइज रहते हैं, डीलोकेलाइज बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड के अनदर टाइप है, एक होती है आपकी लोकेलाइज्ड बॉन्ड, लोकेलाइज्ड, एंड एक होती है आपकी डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, अब देखिए लोकेलाइज्ड बॉन्ड तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट है। डीलोकेलाइज्ड की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स में, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, या फिर आपके पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में रहते हैं, या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के या फिर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के, या फिर आप बात कर सकते हैं पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको देख लेना है, अगर किसी ए साइक्लिक मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है तब वहाँ पर डेफिनेटली आपके वहाँ कॉन्जुगेशन मिलेगा या डीलोकेलाइजेशन मिलेगा पाई बॉन्ड्स का। ब्यूटाडाइइन 1,3 ब्यूटाडाइइन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। एंड इसके अलावा हम इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए लोकेलाइज बॉन्ड का हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये इथीन। इथीन में जो आपके ये सिग्मा बॉन्ड के बाद ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये क्या है, इन दोनों कार्बन 1 और 2 के बीच में क्या है, फिक्स है, लोकेलाइज्ड है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक एग्जाम्पल लें, जैसे ठीक है, ये एक आपकी डाई एल्कीन है, 2 डबल बॉन्ड्स है। तो आपको देखिए यहाँ पर मैंने बोला था 2 डबल बॉन्ड्स हो लेकिन ऑल्टरनेट होने चाहिए। इस मॉलिक्यूल में क्या डबल बॉन्ड्स तो है लेकिन ये क्या है, ऑल्टरनेट नहीं है। तो यहाँ पर भी ये वाले क्या है, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में ये पाई बॉन्ड लोकेलाइज्ड है, एंड कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, लोकेलाइज रहेगा। तो यहाँ पर भी ये क्या कंडीशन है, आपके लोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड्स की कंडीशन है। तो इस तरह से आपको समझ आएगा फ्रेंड्स लोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड्स कैसे रहेंगे। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड्स के। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके कुछ एग्जांपल डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्डिंग के। लोकेलाइज समझ आएगा, सिंपल है। डीलोकेलाइज इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल 1,3 ब्यूटाडाइइन का। आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप पहले देखें तो कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, 4 के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड होता है। लेकिन अगर आप इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 1, 2, 3 एंड 4 है, तो यहाँ पर क्या है 2 और 3 के बीच में भी क्या होते हैं, डबल बॉन्ड ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो एक टाइम में तो क्या आपके डबल बॉन्ड होगा 1, 2 एंड 3, 4 के बीच में। एक 1,3 ब्यूटाडाइइन में क्या होगा, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके। तो यहाँ पर क्या है, इन तो जो ये आपके 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इन चारों कार्बन पे क्या रहते हैं, डीलोकेलाइज रहते हैं। या हम इसको 3 पाई बॉन्ड्स 4 कार्बन पे डीलोकेलाइज है, पूरे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइइन में। अगर आप यहाँ पर देखें नेक्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या एक एम्प्टी ऑर्बिटल है इस CH2 के पास, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया है, एंड यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड है आपका। ठीक है, अब अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, आपका हो सकता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक तरह से रेजोनेंस की कंडीशन होगी आपकी। पहले पॉजिटिव चार्ज का है, कार्बन नंबर सपोज 3 पर है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड किस में था, 1 और 2 पर। अब क्या होगा,
ये अगर आपके डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स है तो अब जो डबल बॉन्ड है आपका कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, नंबर 1 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन, तो ये भी क्या आपका जो डबल बॉन्ड है जो 1 और 2 है, तो 1 2 3 के बीच में क्या है, डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है। नाउ देखिए सेम इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज, अगर डबल बॉन्ड इधर चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो ये चार्ज इधर इस तरह से मूव कर सकता है ये रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पर आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये डीलोकलाइजेशन पूरी रिंग में नहीं है, ये डीलोकलाइजेशन केवल और केवल इस तरह से आधी रिंग में ही प्रेजेंट होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। यहाँ पर कुछ फर्क नहीं आएगा आपके, समझ गए आप। ओके फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड इधर, फिर ये इधर तो डबल बॉन्ड इधर, बस इस तरह से, ये इस तरह से चलता रहेगा, या तो ये इधर इधर पॉजिटिव चार्ज, ये इधर इधर, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है पूरी रिंग में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड रहेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। कैसे, ये एंड ये, तो यहाँ पर देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फर्क कहाँ आ रहा है, ये कंप्लीट रिंग में डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर कंप्लीट रिंग में नहीं था। तो ये वाला आपका एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल रहेगा जो ये हेटेरोसाइक्लिक वाला है। एंड इसी तरह यहाँ पर देखिए जो आपका डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में किसके साथ, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के साथ। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ क्या था, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में था। वही हमने दोनों कंडीशन, या तो आपके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो या फिर आपके पाई बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में हो, या तो किसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये वही एग्जांपल चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन डीलोकलाइजेशंस, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में जो नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये आपके हैं कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, एक्सियल, कोलेटरल ओवरलैपिंग, लोकलाइज बॉन्ड, डीलोकलाइज बॉन्ड, ये सब जस्ट फ्रेंड्स मैंने आपको आइडिया देने के लिए बताया था, क्योंकि जीओसी में कहीं कहीं इनका भी यूज़ हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स ये था आपका आज का जीओसी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आज हम बस इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर से इसके मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ फ्री एजेंट। ओके, जिनको हम मेनली क्लासीफाई करते हैं इलेक्ट्रोफाइल में एंड न्यूक्लियोफाइल में। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इन्हीं पर ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।